अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं माविश खान स्टार स्ट्रक के साथ और आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं। इनका शुमार ऐसे लोगों में होता है जिनसे आप बार बार मिलते हैं तो आपका दिल चाहता है कि एक दफा और मुलाकात हो जाए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं नबीला खान, हमारी पाकिस्तान की बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस, बहुत ही काबिल एहतराम हम सब लोगों के लिए। इनको देखते हैं, इनके काम को देखते हैं तो अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। तो कैसा लगा इस दफा दोहा आके? इस दफा माशाल्लाह से भी बस फीफा की जो है ना मैचेस एंड हुए हैं, फीफा एंड हुआ है और कतर बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन बिल्कुल सुनसान सा हो गया ना, खामोशी सी हो गई है। हाँ ये तो है, बहुत रौनक थी यहाँ, बहुत रौनक थी। तो अभी इस वक्त वो खामोशी हम लोग तो बहुत ही ज्यादा इसको फील कर रहे हैं क्योंकि इतने लोग और इतनी गहमा गहमी पूरे महीने की थी। तो यकीनन मतलब ये चीज है। और कैसा लगता है आप जब कतर आती हैं, क्योंकि अब आपका आना जाना लगा रहता है? जी बिल्कुल। कतर आके एक सबसे बड़ी चीज है एक इनकी सफाई देख के और एक पीस है बहुत ज्यादा इनके रूल्स देख के, और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि भाई काश हमारा मुल्क भी ऐसा होता, और बहुत अच्छा लगता। लास्ट टाइम जब आप आई थी तो मैंने आपसे कहा था, वादा लिया था कि हम इंटरव्यू करेंगे डिटेल में, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि वो हो नहीं पाया। हाँ, तो हमारी फ्लाइट थी ना, हम जल्दी जल्दी और फिर वो वैसे भी बीच में फिर मौका नहीं मिला, एक आध दफा और भी आई लेकिन हो नहीं पाया। तो आज हम जानना चाहेंगे आपकी पूरी वो कहानी। माशाल्लाह से आप इतने अरसे से काम कर रही हैं और इतने आपने बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स दिए हैं, इतना आपका मतलब जब से आपने काम किया, जब से आपका जो नाम है माशाल्लाह से आज तक कायम है। तो मैं वो जर्नी शुरू से जानना चाहूंगी कि कैसे नबीला जब छोटी हुआ करती थी तो क्या एक्टिंग का शौक था या कैसे हादसाती तौर पे आई ये शौक से? मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तभी मुझे ना सबसे पहले नात पढ़ने का शौक था। अच्छा। मैंने स्टार्ट रेडियो पाकिस्तान से लिया, रावलपिंडी से। तो बच्चों की दुनिया एक प्रोग्राम होता था, उसमें मैं जाया करती थी और मैं नात पढ़ती थी। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। फिर रेडियो पे मैंने ड्रामे शुरू कर दिए। फिर उसके बाद हम पेशावर गए थे, मेरे मामू हैं उनके घर। तो वहाँ पर उनके एक दोस्त थे, फ्रेंड थे उनके बहुत ही क्लोज, मसूद अहमद शाह। अच्छा। वो आए हुए थे। तो उस दौरान उनकी जो हीरोइन थी वो आ नहीं सकी शूट पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर स्टूडियो। मैं वहाँ पर गई और स्क्रिप्ट वगैरह लिया और उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। अच्छा। और वो मैंने कर लिया। बस फिर उसके बाद शौक ही ऐसा पैदा हो गया कि बस फिर चलो। अच्छा। फिर काम शुरू कर दिया, फिर पश्तो, हिंद को, उर्दू, मुख्तलिफ ड्रामों में फिर काम किया। अच्छा, तो रेडियो से जो ये सफर शुरू हुआ, रेडियो पे भी आपने ड्रामा किया, फिर उसके बाद आपका ये टीवी का सिलसिला शुरू? जी। अच्छा, 85 में। 85 में। तो सबसे पहले टीवी पे किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया? मसूद अहमद शाह ने। मसूद अहमद शाह। जी। ठीक है। और पहले ड्रामे में आपके साथ हीरो कौन थे? कैसर फारूक। अच्छा, कैसर वो फारूक। भी, हाँ जी। अंकल सरकम वाले? नहीं, वो नहीं, दूसरे हमारे थे। कैसर जो हिंदको के ड्रामों में नहीं आते थे। अच्छा, मने क्या तन्ने क्या, बड़े उनके मशहूर, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बड़े जो भी वफात पा गए। अच्छा। हाँ जी, वो थे। सही से। अच्छा, वो फारूक कैसर है, कैसर फारूक? हाँ जी। ठीक है, मतलब सही। अच्छा, तो ये सिलसिला फिर यूँ शुरू हुआ। तो ये जबानों पे जो आपका अबूर है कि आपने मुख्तलिफ जबानों में काम किया, ये कैसे हुआ? जबानें आपने सीखी या पहले से आती थी आपको? पहले से इसलिए आती थी कि वालिद मेरे कश्मीर से थे। अच्छा। तो उर्दू आती है, कश्मीरी आती है, और जो मेरी वालदा हैं वो पेशावर से उनका ताल्लुक है। तो पश्तो तो हमारे घर में बोली जाती है, इसलिए पश्तो आती थी। तो पश्तो के साथ हिंद को वैसे ही आ जाती है। ओके। फ्री में ही। क्या बात है। मतलब आजकल मैंने ये देखा है कि आजकल के जो अदाकार हैं उनके ऊपर काफी हद तक तनकीद भी होती है इस चीज की कि जब वो कोई रोल करते हैं, और खासतौर पे ये जो पठान कबीले और ये दिखाए जाते हैं, ट्राइब्स दिखाए जाते हैं, तो उसमें तनकीद होती है कि वो लहजा और वो जो एक एक्सेंट होता है मखसूस उस ज़बान का, वो नहीं रख पाते। लेकिन आप लोग मतलब जो उस वक्त काम कर रहे थे तो उनमें ये बिल्कुल ऐसा लगता था, बिल्कुल नेचुरली कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई बनावट, कोई इस तरह का फील भी नहीं होता था। लगता था कि आपका बिल्कुल अपनी ही जबान है। तो इसके पीछे मतलब यही रीजन हुआ करता था? अगर मैं आपके अलावा भी बात करूं, आपने तो कहा कि आपके घर की जबान है। जी जी। तो क्या मतलब जब हायर किया जाता था, किसी को सिलेक्ट करते थे किसी रोल के लिए, तो ये चीजें जरूरी होती थी या लोग उस वक्त अडॉप्ट भी कर लेते थे? नहीं, ये चीजें जरूरी थी। अच्छा। एक्सेंट का तो पता चल जाता था ना। लेकिन हमारे कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं पठान तो पता चल जाता है कि ये पठान है।
हाँ। तो बड़ी मुश्किल से, ये तो गॉड गिफ्ट ही समझ लें कि हमारे, आप पता नहीं चलता, वरना हमारे पेशावर के जितने भी आर्टिस्ट हैं हाँ। उनमें से कम ही हैं, जैसे जहांगीर खान हैं और ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जो जिनको अपनी ज़ुबान पे अबूर हासिल है और वो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ड्रामा करते हैं तो वो उसी में ही ढल जाते हैं। वो उनके एक्सेंट से पता नहीं चलता कि अगर ये पठान है या ये पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग है ना। तो ये कम लोगों में है। पठान जल्दी पकड़े जाते हैं अपनी ज़ुबान से। सही। तो चले, फिर ये ड्रामों का आपका सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो माशाल्लाह हमने देखा आपको कि अभी तक आपके ड्रामा सीरियल्स, मेरे हस्बैंड जो हैं वो लगा के अक्सर मतलब बैठते हैं कि वो पीटीवी का ड्रामा, और मतलब आपकी एक अलग उस वक्त क्लास थी। तो आपने इतने ड्रामों में उस वक्त काम किया, सबसे फेवरेट आपका ड्रामा कौन सा? मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा था बिसात। बिसात, हाँ, उसमें वो सारी फैमिली डॉक्टर्स की थी और उसमें मेरा गुले लाला का कैरेक्टर था जो मुझे बेहद पसंद था और अभी तक लोग देखते हैं उसे और मुझे बुलाते भी उसी नाम से हैं। अच्छा। हाँ, गुले लाला से। अच्छा। और पश्तो में मेरा ड्रामा था कगे लारे। अच्छा। हाँ जी, सही। और सहर एक ड्रामा था। तो पेशावर तो मेरी पहचान है, मेरे अपने लोग हैं। तो पेशावर के अलावा आपने और सेंटर्स में भी? जी, मैंने इस्लामाबाद से भी किया, कोयटा से भी किया, लाहौर से भी एक किया था। अच्छा, उस वक्त के जो अलग अलग सेंटर्स के ड्रामे होते थे, मुझे याद है बिल्कुल बचपन में हमारे, कि वो दिन डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे कि शायद आई थिंक मंडे को कराची सेंटर का ड्रामा आता था, फिर मंगल को किसी कोयटा सेंटर का आता था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट दिन हुए हुए थे पीटीवी पे। तो वो ज़माना, मतलब उस वक्त वो सेंटर्स का एक मुकाबला होता होगा ना, कंपटीशन, कि कौन से सेंटर का इस दफ़ा सबसे अच्छा, इस समाही में सबसे अच्छा ड्रामा जाएगा। और फिर आज का ज़माना कि अब चैनल्स की एक लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, चैनल्स का जो है ना वो, मतलब जो वो वाला कंपटीशन था वो बड़ा हेल्दी और बड़े मज़ेदार सा कंपटीशन और बड़ी सादगी थी उस ज़माने में। और आजकल अगर आप देखें तो वो टीआरपीज़ और ये सारी जो एक वो चल रहा होता है सिलसिला, तो कितना फ़र्क आपको लगता है और कितना मिस करती हैं उस वक्त को आप? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपने उस टाइम को याद करती हूँ तो उसमें जैसे वो कहते हैं ना, वो देसी घी था और ये अभी आजकल का जो दौर है, आजकल का जो, हाँ, मतलब उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल दौर है। इसमें जिसके इंस्टा पे फॉलोअर ज़्यादा हैं उसको काम दिया जाता है, चाहे उसको अली बे का भी पता ना हो एक्टिंग का। सीरियसली। और यहाँ सोर्सेज पे काम दिया जाता है, यहाँ ग्रुप्स बनते हैं उस पे काम दिया जाता है। तो जो हमारा ज़माना था वो फिल्टर किए हुए आर्टिस्ट आते थे, बाकायदा हमारा ऑडिशन होता था, ना फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता था, ना आपके कोई सोर्सेज होते थे, ना आपकी कोई पर्ची होती थी। आप देखते थे कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको मौका दिया जाता था, आप काम करते थे। मैं बड़ा मिस करती हूँ उस टाइम को, बड़ी पाकीज़गी थी। सीरियसली। फनकार, अब फनकार की वो रिस्पेक्ट नहीं रही। और फनकार बहुत इजी वे में आपको अवेलेबल है। इंस्टा पे आप बात कर लें, फेसबुक पे बात कर लें, चैटिंग कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन जो हमारा ज़माना था ना, मतलब हमें देखने के लिए लोग तरसते थे कि कहीं नज़र आ जाएं ये लोग। एग्जैक्टली। और बड़ा साफ सुथरा माहौल था और बड़ा फैमिली की तरह हम लोग काम करते थे। ख़ास तौर पे पेशावर, वो तो पहचान है इज़्ज़त की, गैरत की, नामूस की। बिल्कुल। तो मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से रहा और मैंने वहाँ से काम किया और अपनी पहचान बनाई। अभी का जो दौर है ना, इसमें आप अपने शौक़ की वजह से आप खुद को एडजस्ट कर रहे होते हो, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हमारे दौर पे थी। अच्छा, अगर उस दौर की बात करें तो मैंने सुना है कि उस वक्त ट्रेनिंग के ऊपर आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे आपके अंदर माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, आपने रेडियो किया तो एक आवाज़ और एक्सप्रेशन ये सब कुछ आपके अंदर था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी कौन सी ट्रेनिंग्स और सब कुछ दिया जाता था जिससे और आर्टिस्ट निखरता था? हमारे जैसे प्रोड्यूसर होते थे ना, वो हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे। अच्छा। 3 दिन हमारी रिहर्सल होती थी, फिर हमारे साथ प्रोड्यूसर बैठ के पूरी इन्वॉल्वमेंट से हमें बताया जाता था कि आपका ये सीन है, आपका ये किरदार है। और हमारे जो साथी फनकार थे वो हमारी बहुत हेल्प करते थे। हमारे जो सीनियर्स थे जो हमारे साथ होते थे, हमारे को स्टार थे, हम लोग एक फैमिली की तरह, एक टीम वर्क की तरह, एक मतलब उस प्रोजेक्ट को लेके चलते थे। अभी तो हम सेट पे जाते हैं, आप कहते हैं आपकी ये 2 लाइनें बोल दें, आपकी 4 लाइनें, आपकी 5 लाइनें बस बोल दें ना, हम लोग किरदार में होते हैं। अभी उसमें ये था कि हम, अगर मैंने उस ज़माने में ओल्ड कैरेक्टर किए थे जब मैं 17 इयर्स की थी। मैं वाइटनर भी लगाती थी, अपने डार्क सर्कल भी बनाती थी। मुझे किरदार से मोहब्बत थी, मुझे नहीं, हम सब फनकारों को, कि हम अपने किरदार में ढल जाएं।
लेकिन अभी जो हम माओ के किरदार करते हैं ना, तो हीरोइन से ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि हमें ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। ये वाकई अब शोबिज़ बन गया है। मतलब आप ये कहना चाहिए कि जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी, कि मैंने सुना वो कामयाबी ये थी कि हमारी रिहर्सल्स होती थी, हमें मोटिवेट किया जाता था, हमें सिखाया जाता था, हमें फुटवर्क बताया जाता था, हम एक्सप्रेशंस, स्ट्रेस, पॉजेस समझाए जाते थे। प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता था एक एक्टर के साथ, को स्टार्स का। हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते थे। अभी आपको ऑन द सेट, ऑन द स्पॉट बताया जाता, आपकी ये लाइनें मैम बोल लें। और अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे की आईज को देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, हम एक दूसरे को टर्न में जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। बाजू अब ऐसा है कि आप नहीं हो, अच्छा, और मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ और मैं रो भी रही हूँ, बेटा ऐसे नहीं, तुम ना जाओ, तुमने ये क्या किया। अच्छा। अब मैं एक दीवार के साथ लगी हूँ, तो वो एक्सप्रेशंस कहाँ से आएंगे, वो फील कहाँ से आएगी। अब आर्टिस्ट मशीन बन चुका है। पहले हम आते थे, 3 दिन रिहर्सल करते थे, 7 दिन में हमारा ड्रामा खत्म होता था, हमारे पास एक ही ड्रामा होता था। अभी मेरे पास होंगे 4 ड्रामे, मैंने इधर 2 लाइनें बोलनी है, यहाँ से मैं भागूंगी दूसरे सेट पे, उधर जाके 4 लाइनें बोलनी है, उधर जाके मैंने 3 सीन करने हैं। तो ये चीजें लगी हुई हैं। अब लोग बस पैसा कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सिर्फ शोबिज़ में पैसा रह गया है, काम की वो क्वालिटी नहीं है। आपको पता है, आपको नामूस ड्रामा भी याद होगा, आपको हमारे ड्रामे याद होंगे। बिल्कुल। आज दिन में आप देखें कितने स्टेशन हैं और कितने हजारों ड्रामे जा रहे हो, हजारों एक्टर हैं, लेकिन कोई रजिस्टर नहीं हो रहा। बिल्कुल। चंद हैं जो रजिस्टर होते हैं। हाँ। मैंने 20 साल बाद कम बैक किया, तो अभी भी क्यों पहचानेंगे कि उस टाइम के टॉप क्लास के टॉप काम मैंने किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों को याद रह गया। अभी मैंने आके कम बैक किया, तो मैंने बड़े अच्छे फनकारों के साथ काम किया, बड़े अच्छे सीरियल किए, लेकिन किसी को कोई याद नहीं है। मुझे अभी भी उसी नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। तो सिलसिला मतलब इस तरह से बढ़ता चला गया, और फिर हमने एक वक्त देखा कि जिसमें अभी आपने जिक्र भी किया उसका, कि 20 साल के लिए आप बिल्कुल इंडस्ट्री से गायब हो गए। जी। तो वो क्या सीन था, मतलब ये कितना मुश्किल होता है एक अदाकार के लिए कि वो एक काम कर रहा है और उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहे जाने का सबको शौक होता है, और एकदम से वो बिल्कुल आउट हो जाता है उस जगह से। तो वो कैसा वक्त था आपके लिए? वो बड़ा अच्छा टाइम था। उस वक्त मैं बिल्कुल पीक पे थी और मेरे बहुत अच्छे प्लेज आ रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरी गोद में 2 बच्चे भी थे। तो मुझे उनकी केयर करनी थी, मुझे घर की केयर करनी थी। और आपको पता है, उस ज़माने में हम लोगों को चेक जो मिलता था 700, 800 का, 1000 का, तो उसमें हमारे बच्चे नहीं पलते थे। हाँ, बिल्कुल। तो हम मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि हमें कोई बिजनेस करना चाहिए। सही। फिर मैं दुबई चली गई। अच्छा। और वहाँ मैंने अपना सैलून बना लिया, और बस फिर मैंने ज़िंदगी के वो दिन वहाँ पर गुजारे। अच्छा। कंप्रोमाइज़ किया अपने फ़न के साथ, अपने आप के साथ, अपनी औलाद के लिए। और सजावल के वालिद साहब ने अपने शोबिज़ में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। मैंने घर संभाल लिया, बच्चे संभाल लिए। इसी तरह वक्त गुजर गया। जब बच्चों की जिम्मेदारियों से मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, तो मैंने कहा चलो दोबारा से आते हैं। तो मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया, बिग स्क्रीन के नाम से। अभी एक टेलीफिल्म बनाई है, तो इंशाल्लाह एक अच्छे चैनल से आएगी सामने। और 1-2 टेलीफिल्म और बना रहे हैं हम लोग। अभी मैं कनाडा जा रही हूँ एक शो के सिलसिले में, और उसमें मोहसिन भी हैं, स्टेज शो एक। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं दोबारा, लेकिन वो टाइम याद आता है ना, बहुत याद आता है। और ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि आप इतने पीक पे थी। और सही है, मतलब एक ज़रूरत जो होती है पैसे की, वो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही है, लेकिन जो एक बंदा इतना पॉपुलर है, इतना लोग जानते हैं, वो वहाँ जाके बिल्कुल एक नई ज़िंदगी गुजारना, बिल्कुल एक नए तरीके से स्ट्रगल, और वो भी आप बता रही हैं कि आप अकेले कर रही थी। जी। तो वो मतलब उस वक्त का जो टाइम है आपका, वो किस तरह से गुजरता था? एक होती तो होगी खलिश? नहीं, बच्चों ने माशाल्लाह इतना बिजी कर दिया था, इनका स्कूल, इनका घर, इनका सब कुछ देखना बच्चों का, कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था सोचने का। भूल ही गई थी कि मैं एक्टर भी थी। बस। अच्छा। फिर याद रह गया सिर्फ माँ। कभी कोई पहचानता था वहाँ पे? हाँ, पहचानते थे शुरू में। हाँ। अब काफ़ी लोग अभी भी पहचान लेते हैं। अच्छा, फिर मतलब हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे अदाकार चले जाते हैं, तो फिर वो चले ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कम बैक का इरादा फिर आपका कैसा बना? क्योंकि वो एक होता है ना कि आपने इतना अरसा दुबई में गुजारा,
तो उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि साल में एक दफ़ा आए तो देख के ये हो रहा होता है कि यार मतलब बहुत बदला सा और सब कुछ ना, मतलब फ़र्क बहुत महसूस होता है। अब आप बिल्कुल माशाल्लाह से दोबारा से पाकिस्तान में एडजस्ट हो गई हैं, तो ये एडजस्ट होने की जो खूबी है ये आप पे है, मतलब आपको लगता है कि आप हर माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं? मैं हर माहौल में एडजस्ट हो जाती हूँ। मैं जैसा टाइम अल्लाह पाक देता है मैं उसी में खुश रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और जैसे वक्त गुजरा उसके साथ ढल जाती हूँ। और दोबारा कम बैक इस तरह हुआ कि मेरे साहबजादे ने अचानक ही मुझे बताया कि भाई हमें भी शौक़ है। अच्छा। हमारे अंदर भी खून आर्टिस्टों का, एक्टरों का है। हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं काशिफ निसार साहब। अच्छा। उनके पास के मेरे बेटे को शौक़ है, तो उनके पास जो राइटर बैठे हुए थे ना महराज साहब, ज़फ़र महराज, तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ निकल आया। उन्होंने मेरा एक ड्रामा लिखा था आहन, जो बहुत हिट था। उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने तो बेटे की बात की, उन्होंने कहा नहीं ये स्क्रिप्ट पकड़ें और आपने नेक्स्ट वीक से हमें ज्वाइन करें और आपने हमारे साथ काम करना। क्या बात है। तो वो बस फिर मुझे बच्चों ने मोटिवेट किया कि नहीं अम्मी आप करें, तो इनकार किया। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे प्लेस किए ARY से, हमसे। बिल्कुल सही बात है। और बड़े जम के अभी भी आप इस वक्त जो काम करती हैं तो बहुत जम के काम करती हैं। अच्छा, उस दौर का, पेशावर का, इस्लामाबाद का कोई भी ड्रामा सीरियल और उस दौरान होने वाले कुछ वाक़यात जो आपको आज तक याद हो? मैंने पिछली दफ़ा भी आपको एक सुनाया था। मैं चाहूँगी कि हम दोबारा, क्योंकि ये एक डिटेल इंटरव्यू है तो इसमें हमारे लिसनर्स के लिए बहुत कुछ होना चाहिए आपकी तरफ से। नहीं, वो तो बचपना था ना, और इतनी सादगी थी, इस तरह के काफ़ी रोल हो जाते थे, काफ़ी वाक़यात हुए। किस टाइप का सुनना चाहती हैं? मैं कोई भी जो आपके लिए बहुत यादगार हो, जब आप मतलब कभी अभी भी बैठती हो तो आपको होता हो कि देखो ये कैसा वक्त गुजरा है। और कुछ ऐसी भी कुछ हिमाकतें भी हो जाती हैं, जैसे हम रेडियो शो कर रहे होते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें मुझसे भी ऐसी हुई हैं जो मैं हमेशा याद रहता है मुझे। जब कोई कुछ पूछता है तो मैं कहती हूँ हाँ फलां दफ़ा ये बात हुई थी। तो उस वक्त तो हम एम्बैरेस होते हैं, लेकिन बाद में फिर अभी लाइव है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें बताई भी नहीं जाती, बड़ा सेंसर करके भी कुछ वाक़यात बताए जाते हैं। कोई भी जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना कि मैं रेडियो पे थी, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। मैं छोटी सी तो बच्ची थी, मैं 5th क्लास में थी। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका किरदार है, आपको रिश्ते के लिए लेने आ रहे हैं, रिश्ता मांगने के लिए, तो आपने उनको ऐसे बताना है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन नहीं है। अच्छा। तो आपने आवाज़ें निकाली ताकि वो डर के भाग जाएं। अच्छा। तो अब मैं तो बच्ची हाथ में स्क्रिप्ट लेके मैं रिहर्सल कहाँ करूँ, मैं अब कैसे करूँ, कैसे याद करूँ? हम लोगों को तो कोई गाइडलाइन भी नहीं थी ना कि किससे पूछ लें। तो मुझे कोई समझ नहीं आया, मैं वॉशरूम में चली गई। उस वक्त ना साथ है जेंट्स और लेडीज़ का वॉशरूम, बीच में एक दीवार थी और गैप भी था ना कि आवाज़ आ जा सकती थी। तो मैं वहाँ शीशे के आगे खड़ी हो गई, तो मैंने ऊंची आवाज़ें दी, हा मैं तुम्हें खा जाऊँगा। कि मेरे अंदर जिन आ गया ना, मैं वो रिहर्सल कर रही थी ऊंची चीख। साथ ही कोई मौलवी साहब थे। अच्छा। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, वो भी बाहर। मैं डर गई कि शायद वाकई कोई आ गया, वो डर गए कि इधर कोई औरत है। अच्छा। किसकी आवाज़ें आ रही है? वो भी उस तरफ से वॉशरूम से भागे, मैं भी निकली, और मुझे पता चल गया कि मेरी वजह से है ना। ओके। तो बस ये चीज़ मुझे जब भी याद आती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये तो मतलब वाकई बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई। मौलवी साहब भी भागे, वो परेशान हो गए। अभी मैं ना वो लफ्जों में बता नहीं सकती। ये शुक्र है कि मौलवी साहब ने आके वो जिन उतारने की कोशिश नहीं की, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। सही है। तो ये वाकई मतलब काफ़ी मतलब जो है ना मज़ेदार सी एक सिचुएशन हुई होगी उस वक्त। सही। अच्छा, हम मतलब थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ के ऊपर आएँ तो आपकी शादी के बारे में कुछ पूछते हैं कि शादी कैसे हुई थी? अरेंज थी, लव थी? मेरी लव मैरिज। लव मैरिज थी। जहांगीर की मैं फ़ैन थी। अच्छा। उनके स्टेज शो देखने जाती थी। अच्छा। और बस वहीं से उन्होंने मुझे थोड़ी तमीज़ सिखाई, सर पे दुपट्टा लिया करो। अच्छा। अच्छे बच्चे इधर स्टेज शो देखने नहीं आते। अच्छा। फिर मेरी अम्मी को बहुत अच्छे लगे। फिर फैमिली में बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात बन गए, नेबर्स में ही थे। अच्छा। फिर हमारी शादी हो गई। तो ये किस्सा मुख्तसर है? मुख्तसर है। अच्छा। तो मतलब ये उस जमाने में मोहब्बत भी पाकीज़ा होती थी। जब प्यार देख लिया, बस सोच लिया, तो फिर शादी भी हो गई। अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। और दुपट्टे से मुझे सर पे याद आया कि वो मैंने आपके ड्रामा क्लिप्स देखे हुए हैं जिसमें वो सर पे दुपट्टे लेके और वो मतलब तैयार रेड लिपस्टिक। मैंने देखा था कि कुछ, मेरा ख्याल इस्लामाबाद का वो था एक ड्रामा जिसमें कुछ ऐसे हिल पॉइंट सा दिखाया हुआ था और आप वहाँ पे शायद न्यूली कपल के तौर पे आप गई हुई है, कोई ऐसा ड्रामा मुझे अच्छा नहीं, मेरा एक ड्रामा था, अगर आप वो देखें, पता नहीं यूट्यूब पे है नहीं, ख्वाब कम ख्वाब। अच्छा।
बहुत क्लास का ड्रामा था। फारूक कैसर साहब है ना, जो हमारे डायरेक्टर, बुशरा अंसारी के एक्स हस्बैंड, उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और उसमें आपकी माशाल्लाह से लुक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल जो है वो अलग ही एक चीज़ है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। अब भी है, लेकिन उस वक्त अब देखें अब भी है, लेकिन उस वक्त तो मतलब बिल्कुल ही एक अलग सी लुक ना, तो वो बहुत ही प्यारी मतलब आप लग रही होती थी। तो ये कैसा आपको लगता है कि जो उस वक्त देखें, हम उस वक्त की जो एक्ट्रेसेस देखते हैं, सर पे दुपट्टा है, सादगी है, और मुझे लगता है कि मेकअप में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, हल्की फुल्की लिपस्टिक वगैरह लगी हुई है, लेकिन वो खूबसूरती अलग होती है। तो वो क्या वजह क्या थी उसके पीछे? वजह एक तो मैं तो अपना यही सोचती हूँ कि हम लोगों का बड़ा फ्रेश माहौल था उस वक्त, देसी खुराकें थी, अच्छा, मेकअप इतना नहीं था, और ना तो ज़माने में हमारा ब्लो ड्राई था, ना हमारी कोई इतनी मतलब अभी मेकअप में कितना कुछ आ गया, कुछ भी नहीं था, तो सिंपल ब्यूटी। तो अब क्यों मतलब वो वाली बात नहीं लगती, अब जब इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं? और उस वक्त वाकई आप मतलब चाहे वो इंडिया देखें चाहे पाकिस्तान देखें, जो उस वक्त की मतलब इंडिया की आप रेखा को देखें, तो क्या मतलब ब्यूटी लगती है कि एक अलग सी खूबसूरती। और यहाँ पाकिस्तान में देखें तो माशाल्लाह से आप सब लोग, तो क्या वजह, क्या मतलब कोई बेसिक, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई रीजन था? औरत के लिए ना जितनी वो सादा होगी वो उतनी खूबसूरत नजर आएगी। जब आप इतनी चीज़ें फेस पे लगा लेते हैं तो वो आर्टिफिशियल फेस नज़र आना शुरू हो जाता है। तो नेचुरल ब्यूटी जो अल्लाह पाक ने आपको दी है तो वो कहीं ना कहीं दब जाती है ना, तो फिर फेक नज़र आता है सब कुछ। तो वो ज़माना था, सादगी थी, इतना कुछ भी नहीं था और सब बहुत अच्छा था। उस वक्त में आपके पसंदीदा जो डायरेक्टर कौन थे, जो जिनके साथ काम करके आपको लगता था कि वाकई मतलब बहुत कमाल काम हुआ है, बहुत प्रोफेशनल माहौल में हुआ है? मसूद अहमद शाह के साथ काम किया, शौकत अली थे, हमारे जीएम थे फरमान उल्ला जान, बहुत ही अच्छे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर। अभी तो प्रोड्यूसर उसको बोलते हैं ना कि जो पैसा लगाता है, जैसे अभी मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले प्रोड्यूसर उसे बोलते थे जो डायरेक्ट करता था। अच्छा। जो टीवी पे उनकी जॉब होती थी उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते थे। अच्छा अच्छा। तो आपने कहा कि बड़े कम लोग हुआ करते थे जो उस वक्त में जो लोग काम किया करते थे और कम लोग हमें नज़र आते थे। उसके पीछे अच्छा मुझे उनकी क्लास भी बड़ी डिफरेंट लगती है। बिल्कुल, मतलब आप लोग जैसे देखो ना तो बैठ के लगता है कि कोई एक अलग क्लास थी, जिनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, जिनको खुद ही एक्टिंग भी पता थी, उनको ये भी पता था उठना बैठना कैसे, उनकी ज़बान भी बहुत शुस्ता थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या रीज़न इसके पीछे, अगर मैं हमेशा हम लोग बैठ के सोचते हैं कि कोई क्लास सिस्टम था क्या? मतलब उस वक्त सिर्फ अपर क्लास जो है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता था एक्टिंग के लिए, क्या रीज़न हुआ करता था? आज वो क्लास क्यों नहीं नज़र आती है? मैं अगर मैं सच बोल दूंगी तो कुछ लोग खफा हो जाएंगे, लेकिन सच ही अच्छी चीज़ है ना। हाँ बिल्कुल। पहले ये था कि कुछ मतलब चंद लोग थे और बड़ी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां थी जो डॉक्टर्स भी थी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एजुकेशन वाइज फैमिली वाइज वो लड़कियां आया करती थी, काम किया करती थी, बड़े इज़्ज़त के दायरे में रह के हमारे पेशावर में पड़ूने पहना हुआ, चादर पहनी हुई, अपने किरदार के हवाले से काम किया और चले गए। अभी तो जिसको कुछ भी पता नहीं है, बस एक्टर बनना है, बस टीवी पे आना है, तो वो उठकर आ जाता है। तो इसलिए वो क्वालिटी नहीं रही। अच्छा, क्लास सिस्टम का भी कुछ फर्क आया जैसे आपने कहा? क्लास का तो आप देखें ना, हर चीज़ पे फर्क नज़र आ जाता है। क्लास तो आपको हर चीज़ में नज़र आ जाती है। अच्छा, ये क्लास का बहुत फर्क है ना? ये जो ट्रेंड अब चला है टिकटॉकर्स का, और मतलब सही है, मतलब हर चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन पर्सनली मैं देखती हूँ और मैं जब देख रही होती हूँ कि वो किसी गाने के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें रातों रातों कोई बहुत मशहूर मिल जाता है और मिलियन में लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं करती कभी। मैं मतलब एक्टर्स को करती हूँ जो टीवी पे जिसने परफॉर्म किया हो, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक बंदा जो मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर आया, जिसने ऑडिशन दिया, इतने लोगों में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर आया है और फिर उसके बाद उसने कुछ करके दिखाया, और फिर कितने होते हैं जिनको हम याद रखते हैं, कितने होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिनका हमें नहीं याद रहता। तो ये जो याद रखा हुआ है जिसको, उसकी बड़ी मेहनत है। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसकी एक वीडियो किसी भी चीज़ की वजह से वायरल हो गई, उसने मिरर के सामने खड़े होकर कुछ भी कर दिया और वो इतना ज़्यादा मतलब हिट हो जाए, तो मुझे लगता है कि उस बंदे के साथ ज्यादती है, बंदे के साथ भी ज्यादती है, हम लोगों के साथ भी बिल्कुल ज्यादती है कि काम को नहीं अभी अप्रिशिएट किया जाता ना। जो एक ट्रेंड चल पड़ता है ना, मैंने अभी ये कप फेंक दिया, बस पसंद हो गया, वायरल हो गया, हालांकि चीज़ गलत होगी,
लेकिन अभी आवाम हमारी चेंज हो गई है ना, अभी सोच चेंज हो गई है, अभी समझ नहीं आ रही लोगों को कि हमें किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, किसको दबाना चाहिए। लेकिन क्यों, वजह क्या है इसकी? अब देखें ना, ये टिकटॉक एक बहुत ही अच्छी ऐप है, एंटरटेनमेंट है। आप इसको इस तरीके से यूज़ करें ना कि आप फनी वीडियोस बनाएं, कुछ अच्छे मैसेजेस दें जो आपके दिल में आता है, लेकिन आप चीप ना हो जाए ना उस पर। सही बात। तो हमारी आवाम ये है कि वो ना उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेती है। लेकिन स्टार बनाना मतलब दो तरह की राय हैं हमारे माशरे में ना। एक जो तबका है वो कहता है कि टिकटॉकर्स जो भी मतलब जो इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो चलो मतलब अब लोगों को सबको एक मौका मिल गया कि जिसमें भी टैलेंट है वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका वो भी है जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जिनको लगता है कि नहीं, मतलब अगर आपने आना है तो वो बंदा जो इतनी मेहनत कर आ रहा है, इतनी स्टेप्स लगा रहा है, तो उसके आप हक ना मारो इस तरह से कि एक वीडियो से किसी को इतना बड़ा स्टार बना दो। तो आपको मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैलेंट पे आप उसको स्टार बनाए ना। उसका कोई काम हो, उसका कोई बैकग्राउंड तो हो कि आप उसको स्टार के वैल्यू पे लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं आप लोगों का भी बड़ा किरदार है, आप लोगों को भी मतलब ना एक अपना जो एक इनपुट है वो ज़रूर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब हमारी जो इस वक्त जो यंग लोग हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है जो इस वक्त काम कर रहे हैं कि सीनियर्स को जब तक आप लेके वैसे नहीं चलेंगे ना, और जब तक उनसे सीखेंगे नहीं, जी बिल्कुल, तो जब तक नहीं आप आगे बढ़ सकते। ये एक मानने वाली चीज़ है कि और सीनियर्स, और मैं कहती हूँ कोई भी है ना, आप उससे सीखने का जज्बा रखें। जहाँ आप ये समझ लेते हैं कि आपने सब सीख लिया तो वहाँ आपका सवाल शुरू हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि आजकल वो एटीट्यूड है लोगों में। आजकल बच्चों की 2 सेल्फियाँ आ जाती हैं, एक ड्रामा आ जाता है, उसके बाद वो स्टार बन जाते हैं। सीनियर्स की इज्जत करें। हम अभी तक अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं। और एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बहुत ही सीनियर फनकार हैं फिरदौस जमाल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन सुमा आमीन। और बहुत ही बड़े फनकार हैं, बिल्कुल। तो हमारी सबकी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और वो दोबारा आएँ इंशाल्लाह, और अपने काम को एंजॉय करें। अभी तक भी कर रहे हैं माशाल्लाह वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नबीला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।